हेलो एवरीवन। टॉपिक अपना है पजल टेस्ट, पहेली परीक्षण। देखिए, जैसा टॉपिक का नाम है ना, पजल टेस्ट, कई स्टूडेंट के लिए वाकई में पजल बना हुआ रहता है। पजल टेस्ट के जो क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन अपने आप में एक नई टेक्निक लेकर आता है। इस क्वेश्चन को किस तरह से हल किया जाए, इसका तरीका क्या होना चाहिए, ये सारी बातें आज अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी आपको पजल टेस्ट का क्वेश्चन देखने को मिले तो उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि पजल के अंदर जो डेटा होता है वो कभी भी डायरेक्ट डेटा नहीं होता है, यानी कि उसके अंदर दी गई इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट होती है। अब इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन को हमें इस तरह से अरेंज करना पड़ता है कि हम उससे सीधे सीधे डायरेक्टली एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाएँ। अब इसके अंदर दिक्कत ये आती है, नंबर वन तो क्या कि आपको इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है। उस इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन को हमें किस तरीके से अरेंज करना चाहिए ये समझने में प्रॉब्लम आती है। तो ये हो गई प्रॉब्लम नंबर 2 कि टेबल के फॉर्म में अपन डेटा को लें या अपन किस तरह के फॉर्म में उस डेटा को रखें, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या शुरुआत कैसे करें। तो ये जो छोटे मोटे चैलेंज आते हैं ना पजल के अंदर, इन चैलेंज से कैसे ओवरकम करना है, ये चीज़ें आज अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे, उनको हल करते वक्त उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जब भी पजल का क्वेश्चन आता है तो उस पजल के क्वेश्चन को हमें किस तरह से हल करना है। क्लियर? हालांकि कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा चैलेंज भी नहीं होता है, बट प्रैक्टिस से सारी चीज़ें आसान हो जाती है। ठीक है, चले तो देखते हैं कि पजल किस तरह की होती है, कैसा क्वेश्चन आता है। देखिए, बोर्ड पे आपको ये पजल दिखाई दे रही है। आप देखेंगे कि इस पजल में काफ़ी कुछ डेटा दिया हुआ है और इस डेटा को हमें कनेक्ट करना है, लॉजिकली लिंक करना है आपस में, और देखेंगे कि इस डेटा को हम किस फॉर्मेट में अरेंज करें, टेबल के फॉर्म में लेना है या डायरेक्टली हम इसको ले सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि अपन इन क्वेश्चन का आंसर दे पाएं। एक बार इस पजल को पढ़ते हैं। MTDFHR और W 7 विद्यार्थी हैं जो 3 विभिन्न कॉलेजों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये कॉलेज के नाम हैं। इस प्रकार पढ़ते हैं कि कम से कम 2 एक कॉलेज में हैं। अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, गणित, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान में से प्रत्येक के पास एक पसंद का विषय है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में। डी का पसंदीदा विषय भौतिकी है और वह कॉलेज सेकंड में पढ़ता है। एम के साथ अध्ययनरत हैं। एच की पढ़ाई कॉलेज 3 में नहीं होती और उसे अंग्रेजी पसंद है। एफ की पढ़ाई कॉलेज 3 में होती है और उसे गणित पसंद है। जिन्हें भूगोल और रसायन पसंद है उनकी पढ़ाई एक ही कॉलेज में होती है। डब्ल्यू को जीव विज्ञान पसंद है, कॉलेज एक में अध्ययनरत नहीं है। आर की पढ़ाई एच के साथ नहीं होती, आर को रसायन पसंद है, एम का इतिहास पसंद नहीं है। अब देखिए, इतनी कुछ इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के अंदर है। अब हमें क्या करना होगा कि इस इंफॉर्मेशन को, 3 तरह की इंफॉर्मेशन है, व्यक्तियों के नाम, सब्जेक्ट, देन उसके बाद जिस कॉलेज में वो पढ़ते हैं। अब इन तीनों इंफॉर्मेशन को हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है ताकि हम इन क्वेश्चन का आंसर दे सकें। क्लियर? तो ये जो पजल आपको दिख रही है, इस पजल को हल करने का क्या तरीका रखना है, क्या अप्रोच होगी, यही चीजें आज आप सीखने वाले हो। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आप देखिए कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करता हूं, इस पजल को मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जब भी इस तरह की पजल आती है तो उसको कैसे हल करना है। क्लियर? चलिए, तो स्पेस के लिए अपने को एक क्वेश्चन साइड में करना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तो आपको आसानी होगी। चलिए, अब शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि शुरुआत कैसे हो, शुरुआत कैसे होगी। इसके अंदर देखिए क्या दिया हुआ है, 7 स्टूडेंट के नाम दिए हैं। ठीक है, फिर दिया हुआ है कि 3 कॉलेज हैं, कॉलेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और उसके बाद 7 अलग अलग विषय हैं जो इनको पसंद है, मतलब हर एक को कोई ना कोई एक सब्जेक्ट पसंद है। तो अपने को क्या करना होगा, देखिए, एक तरफ अपन ले लेते हैं स्टूडेंट के नाम, फिर जिस स्टूडेंट को जो सब्जेक्ट पसंद है वो उसके सामने लिखते जाएंगे, और जिस कॉलेज में वो पढ़ता है वो कॉलेज उसके सामने लिख देंगे। क्लियर? तो इस तरह से एक टेबल के फॉर्म में हमें प्रॉपर डेटा मिल जाएगा ताकि अपन इन क्वेश्चन का आंसर दे पाएं। चलिए, तो मैं सबसे पहला एक काम करता हूं कि 7 जो स्टूडेंट है उनके नाम लिख लेता हूं। ठीक है, चलिए, तो 7 स्टूडेंट इनके नाम लिख लेते हैं। देखते हैं कि हमें यहाँ से कोई टेबल मिल सकती है क्या। इधर टेबल नहीं मिलेगी। एनीवे, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। M T D F H R और W, क्लियर। तो ये तो हो गए नेम, ठीक है। इसके अंदर हम ले लेंगे कॉलेज और इधर हम ले लेंगे सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट या कॉलेज भी ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, कि एक कॉलम जो है अपन सब्जेक्ट का रख लें और ये वाला कॉलम हम ले लेते हैं कॉलेज, क्लियर। और ये हो गए नेम, ठीक। चलिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट उसको पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कॉलेज में पढ़ते हैं और कम से कम 2 एक कॉलेज में पढ़ते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कम से कम 2 स्टूडेंट एक कॉलेज में पढ़ते हैं, यानी कि फर्स्ट सेकेंड और जो थर्ड कॉलेज है उनमें से हर एक कॉलेज के अंदर कम से कम 2 स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम इस बात को एक काम करते हैं कि इस बात को हम नोट कर लेते हैं ताकि हमें ये पॉइंट ध्यान में रहे, ठीक है। एटलीस्ट 2 इच कॉलेज, ठीक। अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, गणित, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान में से प्रत्येक के पास एक पसंद का विषय, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। इसी क्रम का मतलब क्या हुआ कि इसी क्रम में नहीं, का मतलब ये कि जैसे पहले एम है और पहले अंग्रेजी है, तो आपको ये नहीं समझना है कि एम को अंग्रेजी पसंद है और टी को इतिहास पसंद है। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, क्लियर। डी का पसंदीदा विषय भौतिकी हो और वह कॉलेज सेकंड में एम के साथ पढ़ता है। देखिए ये जो डी है इसका पसंदीदा जो विषय है वो है भौतिकी और ये कॉलेज सेकंड में किसके साथ पढ़ता है, देखिए ध्यान रखना, केवल एम के साथ। तो डी जो है ये कॉलेज सेकंड में पढ़ता है और किसके साथ, केवल एम के साथ। इसका मतलब एम भी कॉलेज सेकंड में ही पढ़ता है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, केवल एम के साथ, मतलब कि डी कॉलेज सेकंड में केवल एम के साथ पढ़ता है, मतलब एम और डी के अलावा कोई और कॉलेज सेकंड में नहीं पढ़ता, क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहां से समझना पड़ेगा कि डी कॉलेज सेकंड में केवल एम के साथ पढ़ता है। इट्स मीन कॉलेज सेकंड में एम और डी के अलावा कोई और नहीं आएगा, क्लियर। नेक्स्ट, एच की पढ़ाई कॉलेज 3 में नहीं होती। देखिए अगर एच की पढ़ाई कॉलेज 3 में नहीं होती तो कॉलेज 2 में भी तो नहीं हो सकती, क्योंकि कॉलेज 2 में तो डी और एम है, इनके अलावा कोई और नहीं है। तो एम की पढ़ाई कॉलेज 2 में नहीं होगी और एम की पढ़ाई कॉलेज 3 में नहीं होगी। इसका मतलब बताइए कि जो एच है उसकी पढ़ाई कहाँ होनी चाहिए, कॉलेज फर्स्ट में, ठीक। और उसे अंग्रेजी पसंद है, ठीक है। तो एच को क्या पसंद है, अंग्रेजी, तो हमने इसके सामने लिख दिया अंग्रेजी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एफ की पढ़ाई कॉलेज 3 में होती है। एफ कहां पर है, ये रहा एफ, और इसकी पढ़ाई कहां होती है, कॉलेज 3 में। तो यहां इसके सामने कॉलेज 3 लिख देंगे, ठीक है। और उसे गणित पसंद नहीं है। देखिए एफ को गणित पसंद नहीं है, इस बात को याद नहीं रखना है, हमें इसको नोट करना है। जो पसंद नहीं है मतलब कि एफ के साथ में जो यहां पर नहीं आना है उसको अपन इधर लिख देते हैं। तो मैंने यहां लिख दिया गणित, ताकि हमें यह चीज क्लियर रहे कि एफ के साथ गणित नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जिन्हें भूगोल और रसायन पसंद है उनकी पढ़ाई एक कॉलेज में होती है। देखिए यहां पर इस बात को नोट करना पड़ेगा कि जिन लोगों को भूगोल और रसायन ये दोनों सब्जेक्ट पसंद है, इनकी पढ़ाई एक ही कॉलेज में होती है। मतलब कि ये कॉलेज फर्स्ट में या कॉलेज थर्ड में, ठीक है ना। ये कॉलेज फर्स्ट या कॉलेज थर्ड, इन दोनों में से किसी एक कॉलेज में पढ़ेंगे, लेकिन ये एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि कॉलेज सेकंड में तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि कॉलेज सेकंड में तो देखिए भौतिकी वाला है और उसमें केवल 2 स्टूडेंट है। तो भूगोल और रसायन पढ़ने वाले या तो फर्स्ट या थर्ड में होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उनकी पढ़ाई ये कॉलेज में होती है। डब्ल्यू को जीव विज्ञान पसंद है, ठीक है। जो डब्ल्यू है इसको जो सब्जेक्ट पसंद है वो है जीव विज्ञान, और कॉलेज फर्स्ट में अध्ययनरत नहीं है। देखो डब्ल्यू को पसंद है जीव विज्ञान और वो कॉलेज फर्स्ट में अध्ययनरत नहीं है। अब देखिए डब्ल्यू कॉलेज फर्स्ट में नहीं पढ़ सकता क्योंकि मना किया हुआ है, तो कॉलेज सेकंड में भी तो नहीं पढ़ सकता क्योंकि सेकंड में इन दोनों के अलावा कोई है ही नहीं। तो फिर बचा क्या, कॉलेज थर्ड। तो डब्ल्यू किस में पढ़ेगा, कॉलेज थर्ड में, ठीक है। आर की पढ़ाई एच के साथ नहीं होती।
देखिए आर की पढ़ाई एच के साथ नहीं होती, इसका मतलब देखो एच कौन से कॉलेज में पढ़ता है, फर्स्ट में, और आर की जो पढ़ाई है वो एच के साथ नहीं होती, मतलब आर कॉलेज फर्स्ट में नहीं पढ़ता। अब आर अगर कॉलेज फर्स्ट में नहीं है तो कॉलेज सेकंड में भी तो नहीं हो सकता, तो फिर आर किस में होना चाहिए, कॉलेज थर्ड में। ये चीज हो गई, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। आर को रसायन पसंद नहीं है, ये जो आर है इसको रसायन पसंद नहीं है, तो ठीक है, इधर आर के पहले यहाँ पे लिख देते हैं रसायन, ताकि हमें ध्यान रहे कि रसायन हमें यहाँ नहीं लेना है। एम को इतिहास पसंद नहीं है, तो ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया कि एम को इतिहास पसंद नहीं है। क्लियर। अब बताइए कि हमने पजल में दी गई सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ लिया, अब हमें वापस पजल में देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन अब हमारे सामने है। केवल हमें डेटा को लेना है, लॉजिकली इनको कनेक्ट करना है और सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी। ठीक, देखिए कॉलेज वाले सेक्शन में केवल ये बचा है कि टी कौन से कॉलेज में आएगा। अब आप एक बात देखिए, अभी हमारे पास ये वाला पॉइंट बचा है कि एक कॉलेज में कम से कम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। कॉलेज सेकंड में 2 हो गए, कॉलेज 3 में कितने हो गए, 3 हो गए। अब कॉलेज फर्स्ट में अभी तक एक ही स्टूडेंट हुआ है, जबकि हमें पता है कि कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, तो टी को हमें फर्स्ट में रखना ही पड़ेगा ना, तभी तो ये शर्त पूरी होगी। अब हमने इस शर्त को पूरा कर लिया, तो इसको हमने चेक कर दिया। क्लियर। अब हमें ये देखना है कि भूगोल और रसायन ये कॉलेज फर्स्ट या थर्ड, इन दोनों में से किसी एक में एक साथ पढ़ते हैं। अगर ये दोनों एक साथ पढ़ते हैं और ये दोनों एक साथ कॉलेज फर्स्ट में पढ़ते हैं, तो कॉलेज फर्स्ट में 2 जगह खाली होनी चाहिए भूगोल और रसायन के लिए। तो देखिए कॉलेज फर्स्ट में एक जगह तो ये खाली है, लेकिन कॉलेज फर्स्ट में ये वाली जगह ऑलरेडी अंग्रेजी के लिए बुक हो गई, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों कॉलेज फर्स्ट में तो नहीं पढ़ेंगे, तो कौन से कॉलेज में पढ़ेंगे, थर्ड में। अब थर्ड में देखिए 2 जगह खाली है, पहली जगह ये है और पहली जगह ये है, तो भूगोल और रसायन को हमें यहाँ पे फिट करना है। अब हमें मालूम है कि रसायन जो है वो यहाँ नहीं आ सकता, तो फिर रसायन आएगा यहाँ पर, ठीक है, और भूगोल आ जाएगा इधर। ये चीज हो गई, ठीक। और ये कौन से कॉलेज में है, कॉलेज थर्ड के अंदर है, तो इसको भी हमने कर लिया यूज। ओके, अब ये 2 जगह खाली बची जिसमें हमें सब्जेक्ट डिसाइड करना है। अब हमें पता है कि इतिहास इधर आ नहीं सकता, और इतिहास अभी तक नीचे आया नहीं, तो फिर एक ही जगह बची है, यहाँ पे क्या आएगा, इतिहास आएगा। उसके बाद बचा क्या, गणित, और एक जगह खाली है, तो खाली हुई बची जगह में बचा हुआ सब्जेक्ट गणित आ जाएगा। अब आप देखिए कि ये हो गया अपना अरेंजमेंट कंप्लीट। क्लियर। पूरी टेबल है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आ गई, हर एक व्यक्ति का सब्जेक्ट और उसका पसंदीदा कॉलेज। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्यार्थियों का कौन सा समूह कॉलेज थर्ड में पढ़ता है। देखिए कॉलेज थर्ड में कौन कौन है, कॉलेज थर्ड में एफ है, कॉलेज थर्ड में एफ है, इधर कॉलेज थर्ड में आर है, और कॉलेज थर्ड में डब्ल्यू है। तो एफ आर डब्ल्यू कौन सा ऑप्शन है, एफ डब्ल्यू आर, यानी कि ऑप्शन ए। टी का पसंदीदा विषय कौन सा है, टी को क्या पसंद है, इतिहास पसंद है, यानी कि ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है, यानी कि कॉलेज फर्स्ट एम और गणित, यानी कि एम को गणित पसंद है, ठीक है, लेकिन कॉलेज फर्स्ट नहीं है, यहाँ तो कॉलेज सेकंड है। कॉलेज थर्ड एफ और रसायन, ठीक है, एफ रसायन और कॉलेज थर्ड बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। एफ रसायन और कॉलेज थर्ड, एफ रसायन और कॉलेज थर्ड, क्लियर, यानी कि ऑप्शन बी एकदम सही है। चलिए क्लियर, समझ गए ना। ओके, तो मैं इसको कंप्लीटली आपको एक बार ठीक से ऐसे दिखा देता हूं, ये देख लीजिए आराम से सारे क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के हमने आंसर इस प्रकार से दिए हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूं, आप आराम से स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, ठीक है। चलिए तो फिर अगला जो पजल है, अगली पजल को अपन हल करते हैं। देखिए ये है नेक्स्ट ये पजल। क्लियर। चलिए तो एक बार आप इसको पढ़ें और देखिए कि क्या आप इसको हल कर पा रहे हो क्या। देखिए क्या आप इसको हल कर पा रहे हो क्या। देखिए इस पजल में भी काफी कुछ डेटा दिया हुआ है,
इसमें आपको बताया गया कि अली, बलू, कोलंबस, जेवियर, याकूब और जीनत दोस्त हैं और वे लोग बैंक, विद्युत कार्यालय, थाना, डाकघर, रेलवे एवं टेलीफोन एक्सचेंज में कार्यरत हैं एवं टीवी देखते हैं, ताश खेलते हैं, गाना सुनते हैं, सिनेमा देखते हैं, नाटक देखते हैं तथा नृत्य देखते हैं और इसी क्रम में जरूरी नहीं। ठीक है, अब आगे आपको हर एक व्यक्ति की चॉइस दी गई है कि वो कौन से जगह काम करता है और क्या उसका शौक है। तो अब इस चीज को भी हमें क्या करना है, एक टेबल के फॉर्म में लेना है। अब आप मुझे बताएं कि इसके पहले जो हमने क्वेश्चन हल किया था तो इसमें हमने क्या किया था कि व्यक्तियों का नाम पहले लिया और इसमें से जिस स्टूडेंट को जो सब्जेक्ट पसंद है वो उसके सामने लिख दिया और वो जिस कॉलेज में पढ़ता है वो कॉलेज का नाम लिख दिया। तो ये हमारे लिए एक आसान हो गया। अब इसके अंदर भी तो आप देखिए कि सेम ऐसी चीज बन रही है ना कि इसमें व्यक्तियों के नाम दिए हैं, फिर बताया है कि वो किसी कार्यालय में काम करते हैं, तो ठीक है हम व्यक्तियों के नाम लिखेंगे, उसके सामने क्या करेंगे, कार्यालय में जहां वो काम करता है वो लिख देंगे और उसको जो शौक है उसका, वो शौक उसके सामने लिख दिया जाएगा। समझ गए ना? चलिए तो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि इस पजल को हम किस प्रकार से हल करते हैं, क्या तरीका रहेगा। आराम से आप इस तरफ देखें, ध्यान दें, अच्छे से आपको समझ में आएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, चलिए ओके, इस तरफ मैं बनाता हूं। इसमें दिया हुआ है कि अली जो है वो अली, बलू, कोलंबस, जेवियर, याकूब। ठीक है, तो दोस्तों के नाम अपन लिख लेते हैं सबसे पहले। अली, ओके, तो ये है अली। टेबल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। क्लियर? तो टेबल बना लेते हैं, ये हमने बना ली टेबल 6 लोगों के लिए। 1 2 3 4 5 और 6। अली, बलू, कोलंबस, ठीक है, शॉर्ट में मैं लिखूंगा, आप समझ जाना, कोलंबस, जेवियर, ये जेवियर, ठीक है, याकूब, ये छोटा नाम है, पूरा आ जाएगा, और जीनत। ठीक है, ये दोस्त हैं। अब इसमें हमें दिया है कि किसको क्या पसंद है, तो ठीक है वो यहां पे लिख लेंगे। तो यहां पर तो आ जाएगा क्या, उनकी रुचि किस चीज में है और उनका काम जो उनको पसंद है, और ये हो गए नाम। अब इस हिसाब से अपने को पूरा इसमें अरेंज करना है। ठीक, चलिए देखते हैं सबसे पहला स्टेटमेंट क्या दिया है। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है कि जेवियर विद्युत कार्यालय में काम करता है। ठीक है, देखिए ये जो जेवियर है ये कहाँ काम करता है, विद्युत कार्यालय में, तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, और नाटक देखना उसका शौक है, और जेवियर को क्या अच्छा लगता है, नाटक देखना अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, अली ना तो बैंक में काम करता है ना ही डाकघर में काम करता है। देखिए जो अली है वो ना बैंक में काम करता है और ना ही डाकघर में, तो अली के सामने आप क्या करो, यहां पे लिख दो बैंक और फिर इधर लिख देंगे डाकघर। तो इससे अपने को समझ में आ जाएगा कि अली इन दोनों जगह काम नहीं करता, मतलब यहां पर बैंक और डाकघर नहीं आएंगे। ठीक, और आगे क्या लिखा है, अली ना तो बैंक में काम करता है ना ही डाकघर में, और उसका शौक सिनेमा देखना नहीं है और उसे टीवी में भी दिलचस्पी नहीं है। मतलब कि इस व्यक्ति को सिनेमा और टीवी में भी दिलचस्पी नहीं है, तो यहां पर अपन लिख देते हैं सिनेमा, यानी कि इस व्यक्ति को सिनेमा पसंद नहीं है, दूसरा इस व्यक्ति को टीवी पसंद नहीं है। तो जो इसको पसंद नहीं है वो इसके सामने लिख दिया, ताकि अपने को ध्यान में रहे कि इस अली की जो रुचि है उसमें सिनेमा और टीवी दोनों यहां नहीं आ सकते। ठीक है, ये तरीका है, क्योंकि बार बार हम पजल में दी गई इंफॉर्मेशन को नहीं पढ़ेंगे, एक बार पढ़ो उसको यहां लिख लो। क्लियर? और जब चीजें सामने होती है तो ज्यादा आसान हो जाता है अपने लिए क्वेश्चन कॉल करना। ठीक, नेक्स्ट, याकूब रेलवे में कार्यरत है। ठीक है, तो यहां पे उसका रेलवे में कार्यरत है तो रेल लिख देते हैं आगे, और नाटक देखना उसका शौक है। ठीक है, तो यहां पे हमने लिख दिया नाटक। जेवियर को विद्युत कार्यालय में काम करता है और उसका शौक टीवी देखना है। ओके, देखो एक यहां पर थोड़ी सी हमने गड़बड़ की थी। गड़बड़ हमसे ये हुई थी कि जो जेवियर है वो नाटक नहीं देखता है। ठीक है, मतलब कि उसका शौक नाटक देखना नहीं है, ये मेरी मिस्टेक थी, तो इसको अपन सुधार लेते हैं। उसको टीवी देखना पसंद है, तो यहां पे आप टीवी कर लीजिए, और नाटक देखना किसको पसंद है, याकूब को। बलू टेलीफोन एक्सचेंज में काम करता है। ठीक है, एवं ना तो ताश खेलता और ना ही नृत्य देखता है। देखिए जो बलू है वो काम करता है टेलीफोन एक्सचेंज में। ठीक है, और बलू को क्या क्या पसंद नहीं है, उसको ताश पसंद नहीं है और उसको नृत्य पसंद नहीं है। ठीक है, तो बलू को ताश
और नृत्य, ये दोनों पसंद नहीं है, तो ये दोनों हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोलंबस थाने में कार्यरत नहीं है। देखिए ये जो कोलंबस है कहाँ काम नहीं करता, ये थाना में काम नहीं करता। ठीक है, उसका शौक संगीत सुनना है, और कोलंबस को क्या अच्छा लगता है, संगीत पसंद है, तो उसके शौक में संगीत लिख देते हैं। आगे बढ़ेंगे। जीनत ना तो थाना में काम करती है। देखिए जो जीनत है ये थाना में काम नहीं करती, ठीक है, और न डाकघर में काम करती है, और जीनत जो है ये डाकघर में भी काम नहीं करती, किंतु उसे नृत्य देखने का शौक है। जीनत को किसका शौक है, नृत्य का शौक है। ठीक है, ये हमने कर दिया कंप्लीट। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है, आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने यहाँ पर है, अब इसको हमें अरेंज करना है। देखिए जो रुचि वाला सेक्शन है उसमें यहाँ तो सब तक हमें पता चल गया, हमें बल्लू और अली की रुचि अभी पता नहीं चली। देखिए अब हमें यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि सिनेमा अली को देखना अच्छा नहीं लगता, मतलब सिनेमा यहाँ नहीं आएगा तो फिर सिनेमा नीचे आना चाहिए। क्या इन 4 जगह सिनेमा आया, क्या नहीं आया? तो यहाँ तो ऑलरेडी दूसरी जो रुचियाँ हैं वो आ चुकी है, सिनेमा अभी इधर नहीं आया और सिनेमा यहाँ नहीं आ सकता, तो बताइए फिर सिनेमा कहाँ आएगा, सिनेमा आएगा यहाँ। ठीक, ओके, अब ये जगह खाली बच गई। अब देखिए इधर टीवी भी नहीं आ सकता, टीवी तो नीचे आ गया। अब ताश और नृत्य में से कुछ बचा है क्या, नीचे ताश नहीं आया लेकिन नृत्य आ गया, तो ताश बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ है हॉबी, जो बची हुई हॉबी है, जो रुचि है, वो बची हुई जगह आ जाएगी। तो ये जो रुचियां हैं ये हो गई अरेंज। अब हमें ये देखना है कि किसको क्या पसंद है। अब आप एक बताएं कि थाना यहां नहीं आ सकता, थाना इधर नहीं आ सकता, जब इन दोनों जगह थाना नहीं आएगा तो फिर एक ही जगह बची है, यहां पे आएगा थाना। ठीक है, अब क्या बचा इनमें, और डाकघर बचा है। अब देखिए ये जो डाकघर है ये यहां नहीं आ सकता, तो डाकघर कहाँ आएगा, डाकघर आएगा इधर। ये हो गए उनके कार्यक्षेत्र। अब जीनत का कार्यक्षेत्र बचा है, तो जो बचा हुआ कार्यक्षेत्र एक मुझे दिखाई दे रहा है बैंक, तो बचा हुआ कार्यक्षेत्र बैंक है, तो बैंक आ जाएगा इधर। अब देखिए ये बन गई अपनी पूरी टेबल कंप्लीट। बड़ी आसानी से अपन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा व्यक्ति थाने में कार्यरत है। अब बताइए थाने में कौन काम करता है, अली, अली काम करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नंबर 2, इनमें से कौन सा व्यक्ति एवं उसके कार्य करने में जगह का मेल बिल्कुल सही है, मतलब व्यक्ति और उसके कार्य करने की जो जगह है उसका मेल सही हो। कोलंबस डाकघर में काम करता है, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए जो कोलंबस है वो कहाँ काम कर रहा है, कोलंबस काम कर रहा है डाकघर में, तो ये चीज़ ठीक है। बाकी देख लो, अली बैंक में काम करता है, नहीं, अली तो टेलीफोन एक्सचेंज में काम करता है। जीनत डाकघर में काम करती है, नो, जीनत बैंक में काम करती है। ठीक है, क्लियर। तो यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट। ये हो गए हमारे दोनों क्वेश्चन सही। ठीक है, तो ये थी दूसरी पजल। अब देखते हैं और किस तरह की पजल आती है। नेक्स्ट देखो, आप ज़रूर इनको ट्राई करना। एक बार ही आप समझ लो कि मैं किस तरह से इन पजल्स को हल कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि आप दोबारा इन पजल को खुद से हल कीजिएगा। ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। मेन बेसिक जो चीज़ है ना पजल में सीखने की, वो सिर्फ इतनी है कि हमें डाटा को किस तरह से समझना है, लॉजिकली उनको कैसे कनेक्ट करना है। अगर ये एक बार आपको आइडिया हो जाएगा तो बाकी तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए पजल को हल करने का कोई फॉर्मूला, फिक्स फॉर्मूला नहीं है, और हर पजल अपने आप में एक नई होती है, उसका एक तरीका भी नया हो जाता है। ठीक है, ओके, चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर एस टी और यू 6 व्याख्यान, व्याख्यान का मतलब होता है लेक्चर, प्रतिदिन एक व्याख्यान के हिसाब से सोमवार से रविवार तक के बीच निम्नलिखित वर्णित अनुक्रम में आयोजित होते हैं। ठीक है, ये 6 सब्जेक्ट हैं, 6 व्याख्यान हैं, और ये 6 लेक्चर, हर एक दिन कितना, एक लेक्चर होता है, और शुरुआत सोमवार से होती है और कहाँ तक चलते हैं, ये रविवार तक चलते हैं। ठीक है, आर का आयोजन शुक्रवार को नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे कुल मिला के हमें इंफॉर्मेशन दी है कि कौन से व्याख्यान का आयोजन किस दिन नहीं होगा। ठीक है, अब एक बात बताएं कि जैसे आर का आयोजन शुक्रवार को नहीं होगा, पी का आयोजन एस के तुरंत बाद किया जाना चाहिए, तो आप बताएं कि सबसे पहले हम जो टेबल बनाएं उसमें व्याख्यान लिखें या दिनों के नाम लिखें, क्या लिखना चाहिए। जब भी इस तरह की पजल आती है जिसमें दिनों के नाम दिए हो, सप्ताह के दिन, और बताया गया हो कि ये वाले सप्ताह के दिन में ये चीज़ होगी और ये वाले सप्ताह में ये चीज़ नहीं होगी, तो सप्ताह के आधार पर जब भी कोई पजल आती है तो आप हमेशा जब भी टेबल बनाओ तो उसमें सप्ताह के दिन लिखो, क्योंकि देखिए सप्ताह के दिनों का क्रम हम नहीं बदल सकते, वो फिक्स है। तो जो चीज़ फिक्स है उसको सबसे पहले लो, और उस दिन में जो जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी उसके सामने लिखते जाइए। समझ गए ना।
तो इसमें सप्ताह के दिनों का क्रम नहीं बदलेगा, सोमवार के बाद तो मंगलवार ही आएगा। ठीक है, अब इसमें से कौन सा लेक्चर कब होना है वो तो क्रम बदल ही सकता है ना, क्योंकि निश्चित रूप से बदलेगा। क्लियर? तो ये सप्ताह के दिनों का क्रम नहीं बदलेगा, तो टेबल में अपन सबसे पहले सप्ताह से रविवार तक के दिनों को लिख लो, फिर जिस दिन जो व्याख्यान होना है वो उस दिन लिख लेंगे। ठीक है, चलिए हल करते हैं तो और ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे कोई इसमें परेशान, इसको इधर ही ले लेते हैं ताकि आपको इस तरफ टेबल प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है ना? ओके, देखिए सबसे पहले तो सप्ताह के दिनों के नाम हमें लेने, तो मैं यहाँ पे सप्ताह के दिनों के नाम लिख लेता हूँ। सोमवार, टेबल बना लेते हैं प्रॉपर। ठीक, सोमवार के लिए, ये मंगलवार के लिए, ये बुधवार के लिए, गुरुवार के लिए, शुक्रवार के लिए, शनिवार और रविवार के लिए। ठीक है, तो सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रविवार सप्ताह के दिन हो गए इसी क्रम में। चलो पहला स्टेटमेंट क्या दिया है? पहला स्टेटमेंट दिया कि आर का आयोजन शुक्रवार को नहीं किया जाना चाहिए। शुक्रवार वाले दिन किसका आयोजन नहीं होगा? आर का। तो यहां लिख दो, इससे अपने को याद रहेगा कि आर यहां नहीं आने वाला। ठीक है, नेक्स्ट, पी का आयोजन एस के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। देखिए एस के तुरंत बाद पी का आयोजन होगा, पर एस का आयोजन किस दिन होगा ये बात हमें नहीं पता है ना, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। इसको ऐसे नोट करेंगे, देखिए कि पी का आयोजन एस के तुरंत बाद होना है, तो ठीक है ये एस और एस के तुरंत बाद किसका आयोजन होगा? पी का आयोजन होगा। इस बात को हमने नोट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Q और U के मध्य में 2 दिनों का अंतर होना चाहिए। Q और U के मध्य में 2 दिनों का अंतर, तो देखिए 2 दिनों का अंतर है तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। कैसे? Q और 2 दिनों का अंतर किसके बीच में? Q और U के बीच में। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है इस प्रकार से, ये वाली, यानी क्रम, एक क्रम ऐसा भी हो सकता है या फिर Q और U का क्रम ऐसा भी हो सकता है, सीक्वेंस कि U पहले हो और Q बाद में, या फिर Q पहले हो और U बाद में। तो हमने दोनों पॉसिबिलिटी को ले लिया, जो भी इसमें फिट होगी उसको फिट कर लेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है? किसी एक दिन कोई व्याख्यान नहीं है, मतलब कि ये जो सप्ताह के सोमवार से लेकर रविवार तक के जो दिन हैं, इनमें से एक दिन ऐसा है जिस दिन कोई व्याख्यान नहीं होगा। क्वेश्चन में लिखा है पर शनिवार ऐसा दिन नहीं है, मतलब कि शनिवार ऐसा दिन नहीं है, मतलब शनिवार को तो छुट्टी नहीं है। तो शनिवार को छुट्टी नहीं है, तो मैंने शनिवार के इस तरफ सामने लिख दिया ऑफ, ताकि हमें ध्यान, ऑफ मतलब छुट्टी का दिन, मतलब कि शनिवार छुट्टी का दिन नहीं है, तो ऑफ यहां नहीं आएगा, छुट्टी वाला दिन यहां नहीं आएगा। ये चीज हमें याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं। और उस दिन के ठीक पहले यू आयोजित किया जाएगा, यानी कि जिस दिन छुट्टी का दिन होगा उसके ठीक पहले यू का आयोजन होगा। अगर क्रम ये वाला हुआ तो छुट्टी वाला दिन होगा यहां पर, क्योंकि छुट्टी वाले दिन के ठीक पहले यू का आयोजन। और अगर क्रम ये हुआ तो छुट्टी वाला दिन आ जाएगा यहां, यानी कि यू और क्यू के बीच में जो 2 दिन है उसमें से एक दिन छुट्टी वाला, और छुट्टी वाले दिन के ठीक पहले यू का आयोजन। दोनों में से कोई एक क्रम इधर फिट होगा, जो होगा आगे पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या दिया है। टी का आयोजन बुधवार को होना है। ठीक है, तो बुधवार के दिन किसका आयोजन होगा? टी का। ठीक है, ये टी का आयोजन, तो हमने बुधवार के सामने टी लिख दिया। और उसके पश्चात यू नहीं होना चाहिए, मतलब कि टी के पश्चात, देखो ठीक बाद नहीं बोला है, पश्चात का मतलब होता है बाद में। तो कुल मिला के टी के बाद यू का आयोजन नहीं होगा, तो यू का आयोजन किसके पहले होगा? टी के पहले होगा। अब यू का आयोजन अगर टी के पहले होगा तो सोचो कि अगर मैंने यू को यहां लिया, यू को अगर हमने यहां लिया, तो ये वाली शर्त पूरी नहीं होगी। कौन सी शर्त? कि यू के बाद छुट्टी वाला दिन आना चाहिए। देखो इधर भी यू के बाद क्या आ रहा है? छुट्टी वाला दिन आ रहा है। तो यू को हम यहां नहीं रख सकते, क्योंकि यू के बाद छुट्टी वाला दिन चाहिए, तो ये जगह खाली होनी चाहिए थी, पर यहां तो टी का आयोजन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू जो है ना, वो यहां ना आकर के यू कहां आएगा? यहां पर, और यू के ठीक अगले दिन क्या हो जाएगी? छुट्टी हो जाएगी। और देखिए अगर यू जो है सबसे ऊपर आ रहा है तो फिर ये वाला क्रम लागू नहीं होगा। कौन सा क्रम बनेगा? क्रम बनेगा ये वाला, यानी कि यू के बाद छुट्टी, फिर एक और दिन, और उसके बाद क्यू। तो देखिए यू के बाद छुट्टी, फिर एक और दिन बुधवार का, और यहां पर क्या आना चाहिए? क्यू आना चाहिए। तो ये वाला जो क्रम है ना, ये बन जाएगा। तो यू और क्यू के बीच में 2 दिन की क्या हो गई? ये हो गई 2 दिन का गैप, जिसमें से एक दिन छुट्टी का और एक दिन टी वाले लेक्चर का।
ठीक है, ओके। अब कोई इंफॉर्मेशन बची नहीं है तो क्वेश्चन की तरफ हमें देखना ही नहीं है। कुल मिला के ये रही इंफॉर्मेशन हमारे सामने, हमने इसका यूज कर लिया। अब हमारे पास ये चीज बची, देखो एस के ठीक बाद किसका आयोजन है, पी का। मतलब हमें 2 दिन लगातार खाली चाहिए, 2 दिन हमें क्या चाहिए, लगातार खाली चाहिए, क्योंकि एस के ठीक बाद पी है, तो 2 दिन लगातार खाली चाहिए। तो सोचिए अगर मैं एस और पी को यहां रख देता हूं इस तरह से कि एस के ठीक बाद पी हो गया, तो अभी आर बचा है, और आर अगर बचा है तो आर तो यहां आ ही नहीं सकता, क्योंकि देखो मना कर रखा है। इसका मतलब एस और पी यहां नहीं आएंगे, तो फिर एस और पी किधर होने चाहिए, एस और पी होंगे कुछ इस तरह से। यहां पर देखिए इधर आएगा एस, और एस के ठीक बाद में क्या आ जाएगा, पी। तो फिर बची हुई जगह पे कौन होगा, आर होगा। ये हो गया अपना अरेंजमेंट, समझ गए ना। सारी चीजें हो गई। डे, हर डे में कब कौन सा लेक्चर होना है, छुट्टी वाला दिन कब होगा, वो सारी चीजें हमारे सामने है। क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एस व्याख्यान का आयोजन किस दिन हुआ। बताइए एस का आयोजन किस दिन हुआ, शुक्रवार वाले दिन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, कौन से दिन व्याख्यान नहीं हुआ, यानी कि छुट्टी वाला दिन, तो छुट्टी वाला दिन कौन सा है, मंगलवार का दिन। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोमवार दिया है, रविवार दिया है, शुक्रवार दिया है, मतलब मंगलवार नहीं है। तो छुट्टी वाला दिन मंगलवार है जो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर हमें क्या चुनना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं, यही ऑप्शन चुनना पड़ेगा, क्योंकि ना तो सोमवार वाला दिन छुट्टी का है, ना रविवार है, ना शुक्रवार है, छुट्टी वाला दिन है मंगलवार का जो ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं कोई चुनेंगे ना। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस पजल को हल किया, समझ गए। बढ़ते हैं अगले पजल की तरफ। देखिए ये रही अगली पजल। यहां 8 बॉक्स आपको दिए हैं ए से लेकर एच तक, सभी बॉक्स ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, एक के ऊपर एक, जैसे हम बॉक्स रखते हैं ना, एक बॉक्स रखा है फिर उसके ऊपर एक बॉक्स एक से, तो इस तरह से बॉक्स जमा रखें। ठीक है, और आगे बता रखा है कि 4 बॉक्स जो सी और एच के मध्य में हैं, फिर 2 बॉक्स एच और ए के मध्य में हैं, 3 बॉक्स ए और एफ के मध्य में हैं। कुल मिला के आगे इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो एक के ऊपर एक हमें बॉक्स जमाना है। चलो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने पजल। अब इसको अरेंज करना है अपने को दी गई इंफॉर्मेशन को। सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमें दी गई है कि 4 बॉक्स जो है वो सी और एच के मध्य में है। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि सी और एच के मध्य में 4 बॉक्स हैं। ये मैंने यहां पे ले लिया सी, उसके बीच में 4 बॉक्स, 1 2 3 और 4, और यहां पे ले लिया एच। ठीक है, जैसा पजल बता रहा है वैसा हमने अरेंज कर दिया कि सी और एच के बीच में कितने बॉक्स है, 4 बॉक्स है। कौन से हैं पता नहीं, लेकिन 4 बॉक्स हैं। अब बताओ मुझे कि इस वाले क्रम में एच और फिर ऊपर सी आ रहा है। ठीक है, अब ऊपर सी आएगा ऐसी कोई बात अभी तक पजल में क्लियर नहीं हुई है, तो इसका मतलब हुआ कि एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि एच ऊपर हो, फिर 1 2 3 4 और सी नीचे आ जाए। मतलब कि ये वाली सीक्वेंस भी तो बन सकती है, बन सकती है ना। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, हमने ये वाली सीक्वेंस भी ले ली और ये भी ले ली। क्लियर, ठीक। डन, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहां 2 बॉक्स एच और ए के बीच में है। देखो एच और ए के बीच में 2 बॉक्स है, पर हमें ए की स्थिति पता नहीं है कि ए एग्जैक्टली कहां आएगा, तो अभी इस बात को मैं लिख लेता हूं कि एच और ए के बीच में 2 बॉक्स है। ठीक है, एच और ए, एच और ए के बीच में 2 बॉक्स है, ये चीज मैंने इस प्रकार से लिख ली है। क्लियर, ताकि अपने को ध्यान रहे कि मुझे एच और ए के बीच में 2 बॉक्स रखने हैं। ठीक, यहां 3 बॉक्स ए और एफ के मध्य में है। ठीक है, तो ए और एफ या एफ और ए, इन दोनों के बीच में कितने बॉक्स है, 3 बॉक्स है। ठीक है, और यहां 2 बॉक्स एफ और बी के बीच में है। ठीक है, तो एफ और बी के बीच में कितने बॉक्स हैं, एफ और बी के मध्य में है कितने बॉक्स, 2 बॉक्स। ठीक है, और यहां केवल एक बॉक्स बी और डी के मध्य में है। ठीक है, तो बी और डी के मध्य में केवल कितना बॉक्स है, 1 बॉक्स है। बॉक्स डी एफ के ठीक ऊपर या ठीक नीचे स्थित नहीं है। देखिए जो डी है ना वो एफ के ठीक ऊपर या ठीक नीचे स्थित नहीं है, इसको मैंने इस तरह से नोट किया। अब देखो इससे समझ में आ जाएगा कि मुझे डी को एफ के ठीक ऊपर नहीं लेना है
और मुझे डी को एफ के ठीक नीचे नहीं लेना है। ठीक, यहां ई और जी के मध्य में 2 बॉक्स का अंतर है। ई और जी के बीच में कितने बॉक्स का? 2 बॉक्स का अंतर है। ठीक है, तो ई और जी के बीच में 2 बॉक्स का अंतर है, ये बात भी हमने इस तरह से नोट कर ली। आगे लिखा है कि बॉक्स ई एच के एक स्थान ऊपर रखा है। जो ई है वो एच के एक स्थान ऊपर, मतलब ठीक ऊपर। क्लियर? तो ई एच के एक स्थान ठीक ऊपर है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर ये वाला क्रम हुआ तो ई इधर आएगा और ये वाले क्रम में ई इस तरफ आएगा। क्लियर? तो ई एच के एक स्थान ऊपर रखा है, परंतु सबसे ऊपर नहीं है। इसका मतलब ई सबसे ऊपर नहीं है, तो इस बात को हम इस प्रकार से नोट करेंगे कि जो ई है वो सबसे ऊपर नहीं है। क्लियर? इस तरीके से नोट करते हैं। जब ये बोला जाता है ना सबसे ऊपर नहीं है, तो उसको नोट करने का ये तरीका है। ये चीजें भी आपको सीखनी और समझनी, याद रखनी पड़ेंगी। क्लियर? अब देखिए, हमने सारी जो पजल की इंफॉर्मेशन हमने पढ़ ली। अब ये रही हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म में सारी डिटेल। अब इसको हमें अरेंज करना है कि कौन सा सीक्वेंस बनेगा। क्लियर? चलिए देखिए, सबसे पहले मैं इस पॉसिबिलिटी की बात करता हूं, या उसके बाद फिर इसको देखेंगे, दोनों को एक साथ नहीं चलाएंगे। इसने बोला है कि ई और जी के बीच में, ई और जी के बीच में 2 बॉक्स होने चाहिए। अब देखिए, ई और जी के बीच में 2 बॉक्स होने चाहिए, तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए, 1 2 3, फिर मैंने लिया ई को और एच को। अभी मैं इस वाले को हल कर रहा हूं, अभी इसकी बात नहीं कर रहे अपन। ठीक है, इस पे ध्यान मत दीजिए। ई और जी के बीच में 2 बॉक्स है, तो मेरे पास चॉइस ये है कि ई के बाद 1 और 2 को छोड़ करके मैं यहां पे जी को ले लूं, तो ई और जी के बीच में 2 बॉक्स हो गए। या फिर दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हो सकता है कि जी थोड़ा नीचे हो, तो ई के बाद 1 और दूसरे बॉक्स की जगह छोड़ के यहां पर मैं जी को ले लूं। क्लियर? अब मैं इसको काउंट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बॉक्स हो गए। ठीक है, इसका मतलब अब सी के ऊपर कुछ नहीं है, जी के नीचे कुछ नहीं है, जो भी अरेंज होंगे वो इनके बीच में अरेंज होंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि यहां पर बी और डी, अभी बी और डी की स्थिति क्लियर नहीं हुई। ई हमारे साथ है, एच और जी है। हाँ देखो, यहां पर और कुछ दिया है क्या? और अभी इसके अंदर कुछ चीज नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि एफ और इसके ऊपर ठीक डी नहीं आएगा। एच और ए के बीच में 2 बॉक्स हैं, ये एच है और एच और ए के बीच में 2 बॉक्स है, तो ए नीचे नहीं जा सकता क्योंकि अब जी के नीचे कुछ है नहीं। तो एच के बाद ई और एक बॉक्स की और जगह छोड़ के मैं यहां पे ए को ले लेता हूं। तो देखिए, एच और ए के बीच में कितने बॉक्स हो गए? 2 बॉक्स हो गए। तो हमने इसको यूज कर लिया और इसको यूज कर लिया। ठीक है, ए और एफ के बीच में 3 बॉक्स है। ठीक है, तो 1 2 और 3 को छोड़ के मैंने ले लिया यहां पे एफ को। ठीक, डन, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसको भी हमने यूज कर लिया। एफ और बी के बीच में 2 बॉक्स है, एफ 1 और 2, तो फिर यहां पे कौन आ जाएगा? इधर आ जाएगा बी। तो देखिए, एफ और बी के बीच में 2 बॉक्स हो गए, ये हमने इसको भी ले लिया इंफॉर्मेशन को। अब हमारे पास क्या बचा कि बी और डी के बीच में 1 बॉक्स होना चाहिए। तो देखिए, बी यहां पर है, तो फिर मैं डी को कहां लूंगा? डी को यहां लूंगा। ये हो गया अपना अरेंजमेंट। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये अपना जो अरेंजमेंट है, उसके बाद ये वाला अरेंजमेंट भी हो सकता है कि बन रहा हो, या सिर्फ और सिर्फ एक यही वाला अरेंजमेंट बनेगा। तो आपको क्या करना है, एक बार आप ऑप्शन की तरफ देख लो। क्या किसी भी ऑप्शन में आपको ये दिया गया है क्या कि जानकारी अधूरी है या आंकड़े अपर्याप्त है, ज्ञात नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते? नहीं दिया है ना, तो फिर आपको आगे के अरेंजमेंट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मतलब केवल और केवल इसमें एक ही अरेंजमेंट बनेगा, क्योंकि कंफर्म ऑप्शन दिए हैं, इसलिए एक ही अरेंजमेंट बनेगा। आगे अपन इसके अंदर कोई अरेंजमेंट नहीं करने वाले। क्वेश्चन का आंसर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स सबसे नीचे रखा है? तो देखो, सबसे नीचे रखा हुआ है क्या? जी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स डी के ठीक ऊपर रखा है? ठीक है, तो देखिए, डी के ठीक ऊपर कौन सा बॉक्स रखा हुआ है? तो डी के ठीक ऊपर है सी, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक, कितने बॉक्स डी और एच के मध्य में है? तो देखो, डी यहां पर है और एच यहां पर है, तो इन दोनों के मध्य में कितने बॉक्स हैं? 1 2 और 3, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से अपन इस पजल को हल करेंगे। समझ गए ना? ओके, तो ये पजल और ये इसका अरेंजमेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, ए बी सी डी व ई 5 पुरुष हैं।
तथा पी क्यू आर एस व टी उनकी पत्नियां हैं, एक डांस पार्टी में सम्मिलित होते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि पति और पत्नियों का यही क्रम हो। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब यह हुआ कि ए की पत्नी पी हो ऐसा जरूरी नहीं है और बी की पत्नी क्यू हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये ए है तो ए की पत्नी इनमें से कोई एक है, पर कौन सी है ये भी फिलहाल मालूम नहीं। पति सिर्फ अपनी पत्नियों के साथ ही डांस करेंगे, ये कंडीशन, एक शर्त है। सी की एक बहन टी है तथा एकमात्र भाई है। ठीक है, तो आगे इंफॉर्मेशन दी है, इसको अपन यूज करेंगे, पजल को हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए, तो ये रही पजल, इसको हल करते हैं। हमें कौन कौन दिया है इसमें, ए बी सी डी पुरुष है और उनकी पत्नियां हैं। देखो, पत्नियों के साथ डांस करते हैं, मतलब कुल मिला के इसमें हमें अरेंज करना है कि कौन कौन डांस करते हैं। ठीक है, और हमें यह पता करना है कि कौन किसकी पत्नी है। तो एक काम करते हैं कि अपन सबसे पहले इधर जो पुरुष हैं या पत्नियां हैं, इनमें से आप किसी को भी ले लो। तो मैं पुरुषों को इस तरफ ले लेता हूं। कौन कौन से पुरुष है, ए बी सी डी और ई, ये 5 पुरुष हैं। इनके लिए एक टेबल बना लेते हैं। ये हमने एक टेबल बना ली 5 पुरुषों की। ठीक है, अब हमें इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन दी है उसका अपने को ध्यान रखना है। क्या कि पति सिर्फ अपनी पत्नियों के साथ डांस करेंगे, मतलब कि जो भी पुरुष है वो केवल डांस अपनी पत्नी के साथ ही करेगा, किसी अन्य की पत्नी के साथ डांस नहीं कर सकता। ठीक है, सी की एक बहन टी है। अब सी की एक बहन टी है, इसको अपन कैसे नोट करेंगे, ये सी है और सी की एक बहन कौन है, टी। हमने टॉपिक पढ़ा था ब्लड रिलेशन, उस ब्लड रिलेशन में हम कैसे भाई बहन को दर्शाते थे, उसका तरीका ये है। तो सी है और सी की एक बहन है टी, और सी एक पुरुष है, तो सी को हमने किस में रख दिया, बॉक्स में। ठीक है, तो सी की एक बहन है टी तथा एकमात्र भाई, यानी कि सी का एकमात्र भाई कौन है, ए है। ठीक है, तो ये हम ए को रख देंगे बॉक्स में। तो यहां से हमें ये चीज हो गई क्लियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि डी ने टी के साथ डांस किया, देखो ये जो पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि डी ने टी के साथ डांस किया तो उसने किसी अन्य की पत्नी के साथ डांस किया। अगर डी ने टी के साथ डांस किया तो उसने किसी अन्य की पत्नी के साथ डांस किया, और किसी अन्य की पत्नी के साथ तो डांस कर ही नहीं सकते। इसका मतलब डी ने टी के साथ डांस नहीं किया। ठीक है, तो इस चीज को हमें क्या करना होगा, यहां पे लिख देते हैं कि डी ने टी के साथ डांस नहीं किया। यही तरीका, जो डांस करेगी वो यहां आ जाएगी और जो टी के साथ डांस नहीं करेगी वो इस तरफ लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। बी जो है ना, वो क्यू या एस या टी के साथ डांस नहीं करता। मतलब बी देखो किस किस के साथ, क्यू के साथ, एस के साथ या टी के साथ डांस नहीं करता, तो हमने यहां पे लिख दिया, मतलब क्यू एस और टी, तीनों में से कोई भी यहां पर नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। पी ए के भाई की पत्नी है। देखो जो पी है ना वो ए का भाई, तो ए का भाई कौन है, सी, तो ए के भाई की पत्नी कौन हो गई, पी हो गई। अब देखो पी और सी पति पत्नी है, इसका मतलब सी ने किसके साथ डांस किया, सी ने डांस किया पी के साथ, तो यहां पे लिख दो, क्योंकि पति केवल अपनी पत्नी के साथ डांस कर सकते हैं, तो सी किसके साथ डांस करेगा, पी के साथ डांस करेगा। आगे बढ़ते हैं। क्यू ने डी के साथ डांस नहीं किया। देखो क्यू ने किसके साथ, डी के साथ डांस नहीं किया, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, क्यू ने डी के साथ डांस नहीं किया। डन, ओके। कुछ और बचा है? अब देखिए इंफॉर्मेशन के नाम पे प्रश्न में कुछ नहीं बचा है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमने टेबल के ऊपर ले ली। अब हमें उस इंफॉर्मेशन को यूज करके इस टेबल को कंप्लीट करना है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि टी जो है ना वो सी और ए की बहन है, तो मतलब सी ने तो अपनी पत्नी के साथ डांस कर ही लिया, और टी किसकी बहन है, ए की। इसका मतलब टी ए के साथ डांस नहीं करेगी, क्योंकि ए के साथ तो उसकी पत्नी डांस करेगी, तो टी ए के साथ डांस नहीं करेगी। इसका मतलब जो टी है वो यहां पर नहीं आएगा। डन, ओके। अब एक चीज देखिए, टी यहां नहीं आएगा, टी यहां नहीं आने वाली, इधर तो पी आ गई और टी इधर भी नहीं आएगी, तो फिर कौन सी जगह बची टी के लिए, ये वाली जगह बची। ओके, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अपन किसकी, क्यू की। देखो क्यू जो है यहां नहीं आ सकती, क्योंकि देखो मना किया हुआ है, और क्यू इधर भी नहीं आ सकती क्योंकि इधर भी मना किया हुआ है। तो फिर कौन सी जगह बची क्यू के लिए, ये वाली जगह बची, क्यू आ जाएगी यहां पर। ठीक, ओके। अब बचा कौन, अब बात करते हैं अपन एस की। तो देखो एस को मना किया हुआ है कि एस यहां नहीं आ सकती, तो फिर एस कहां आएगी, एस डांस करेगी डी के साथ में। और बचा कौन है, पी क्यू आर एस टी, आर बची है, तो बची हुई जगह पे आर को आना पड़ेगा। ठीक, तो ये हुआ ए जो क्यू
कि अपनी पत्नी के साथ डांस करेगा, बी करेगा आर के साथ, सी ने पी के साथ, डी ने एस के साथ और ई ने डांस किया टी के साथ। ये हो गया अपना अरेंजमेंट। क्वेश्चन के आंसर देते हैं। चलिए भाई, तो क्वेश्चन के आंसर कुछ इस प्रकार से हैं। ये क्वेश्चन और ये टेबल आपको दिख रही है। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, यदि बी और डी अपने साथी परस्पर बदल लें तो बी के साथ कौन डांस करेगा? बी और डी अपने साथी बदल लें, ये रहे बी और डी। अगर ये अपने साथी को बदल लें तो एस यहां आ जाएगी और आर आ जाएगी इधर, ठीक है, बदलने के बाद। तो बी और डी अपने साथी बदल ले तो बी के साथ कौन डांस करेगा? तो फिर बी के साथ एस डांस करेगी, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। इनमें से कितने जन्म से एक ही परिवार के सदस्य हैं? देखो, जो इंफॉर्मेशन अपने को इस पजल में दी गई है उसके हिसाब से हमें यह पता चला कि सी, टी और ए ये एक ही पिता की संतान है, क्योंकि पी तो सी की पत्नी है, तो ये तो इस परिवार के सदस्य जन्म से नहीं है ना। जन्म से तो परिवार के सदस्य कितने हैं? अभी फिलहाल हमें पता चल रहा है कि 3 हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या बोलते हैं? 2, 9, 7, 9, 4, 9, कम से कम 3, क्योंकि कम से कम 3 का तो पता चल ही रहा है कि ये जन्म से परिवार के 3 सदस्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यदि डांस इस प्रकार आयोजित किया जाए कि प्रत्येक पुरुष किसी विपरीत लिंग के साथ डांस करे तो कितने डांस संभव है? देखो, प्रत्येक पुरुष अगर किसी विपरीत लिंग के साथ डांस करेगा तो कितने डांस संभव है? आप सोचिए कि ए जो है वो कितने अलग अलग स्त्रियों के साथ डांस कर सकता है? 5 के साथ, ठीक है। तो ए 5 के साथ कर सकता है, इसी तरह से बी भी तो 5 के साथ डांस कर सकता है, सी भी कर सकता है, और डी भी 5 स्त्रियों के साथ, और ई भी 5 स्त्रियों के साथ डांस कर सकता है। यानी कि हर एक पुरुष 5 अलग अलग डांस कर सकता है। तो कुल मिला के कितने डांस हो जाएंगे? 25 डांस, ये हो गए 25। क्लियर? तो ये तरीका था इस पजल को हल करने का, है ना। तो समझ में आपको आ गया होगा, कोई परेशानी तो इसमें नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, ये है अगली पजल। चलो इस पजल को पढ़ते हैं। 5 मित्र है, पी, क्यू, आर, एस और टी अलग अलग हैं, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलोर। इन 5 शहर की अलग अलग प्रकार से परिवहन के माध्यम से, अर्थात बस से, ट्रेन से, विमान से, कार से और नाव से गोवा से यात्रा करते हैं। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहां से यात्रा करते हैं? गोवा से, यानी कि इन सब की यात्रा की शुरुआत गोवा से होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी होगी। दिल्ली की यात्रा करने वाले व्यक्ति ने नाव से यात्रा नहीं की, आर ने बेंगलोर की यात्रा कार से। ओके, कुल मिलाकर के देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, ये कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। अब इन 5 व्यक्ति के लिए ये बताया है कि ये गोवा से यात्रा करना शुरू करते हैं और अलग अलग शहर में जाते हैं, और वहाँ जाने के लिए ये अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं। कोई नाव का यूज़ करता है, कोई हवाई जहाज़ का यूज़ करता है, कोई बस का यूज़ करता है, या कोई ट्रेन का यूज़ करता है। तो बस हमें क्या करना है? व्यक्तियों के नाम, जिस शहर की वो यात्रा करते हैं वो उसके सामने, और जिस ट्रांसपोर्टेशन से, जिस मीडियम से वो, जिस मीन से वो यात्रा करते हैं वो उनके सामने लिखना है, ठीक है ना। चलो, तो एक टेबल बनानी होगी। क्वेश्चन ले लेते हैं इस साइड में, टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले 5 व्यक्तियों का नाम ले लेता हूं मैं। देखिए 5 व्यक्ति कौन कौन से? पी, क्यू, आर, एस, टी, ठीक। 3 कॉलम चाहिएंगे, पी, क्यू, आर, एस और टी। पी, क्यू, आर, एस और टी, ठीक है ना। चलो, ये वो सिटी जिसमें यात्रा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद किससे यात्रा करते हैं? अलग अलग माध्यम से, ठीक। यानी कि जो उनका मोड है, ट्रेवलिंग का मोड, वो क्या है? बस है, ट्रेन है, विमान है, कार है, क्या है, तो वो अपन यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्या लिखा है कि दिल्ली की यात्रा करने वाले व्यक्ति ने नाव से यात्रा नहीं की। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो व्यक्ति दिल्ली की यात्रा करेगा वो व्यक्ति नाव से यात्रा नहीं करेगा। इसको लिखने का तरीका कि दिल्ली जाने वाला व्यक्ति नाव से यात्रा नहीं करने वाला, ठीक है। आर ने बेंगलोर की यात्रा की। देखो, आर ने कहां की यात्रा की? उसने यात्रा की है बेंगलोर की, ठीक है, ये लिख लिया हमने। आर ने बेंगलोर की यात्रा किससे की? कार से की, तो इसके सामने लिख देते हैं अपन कार, ठीक है। और एस ने नाव से यात्रा की। इस एस ने यात्रा की नाव से, तो यहां पे लिख दीजिए आप नाव, ठीक है। क्यू ने विमान से कोलकाता की यात्रा की। इस क्यू ने विमान से, ये रहा विमान,
और विमान से कहाँ की यात्रा की? कोलकाता। ठीक है, ये लिख दिया। क्लियर? आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्यू ने विमान से कोलकाता की यात्रा की और टी ने ट्रेन से यात्रा की। ठीक है, टी ने किससे यात्रा की? ट्रेन से। ये हमने यहां लिख दिया। गोवा, दिल्ली और चेन्नई से बस से नहीं जुड़े। देखो, जो गोवा जो है वो दिल्ली और चेन्नई से बस से नहीं जुड़ा है। इसका मतलब देखो, शुरुआत कहां से की? यात्रा की शुरुआत सबने गोवा से की। यात्रा की शुरुआत सबने गोवा से की, और गोवा से अगर कहां जाना हो? दिल्ली जाना हो। गोवा से जाना हो दिल्ली, और गोवा से अगर जाना हो चेन्नई, तो उसके लिए बस वाला ऑप्शन नहीं है। लिखा है ना कि गोवा, दिल्ली और चेन्नई से अगर बस से नहीं जुड़े हुए, मतलब अगर गोवा से दिल्ली जाना है तो बस का ऑप्शन नहीं है, और गोवा से अगर चेन्नई जाना है तब भी बस का ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि गोवा से जो भी व्यक्ति दिल्ली जाएगा वो बस से नहीं जाएगा, और गोवा से जो भी व्यक्ति चेन्नई जाएगा वो बस से नहीं जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिए। अब यहां कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बची, सारी इंफॉर्मेशन अपने सामने है। इधर इसको अरेंज करना है। देखो क्या करना है। ये नाव है। अब यहां पे कौन सा शहर आएगा? नाव से जो व्यक्ति गया है वो दिल्ली तो नहीं गया, क्योंकि देखो दिल्ली और नाव का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, मतलब दिल्ली यहां नहीं आएगा। तो दिल्ली इधर या दिल्ली इधर, इन दोनों में से किसी एक जगह आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, दिल्ली और चेन्नई के साथ में बस नहीं आएगा। अब बताओ मुझे कि अभी कोई और जगह खाली बची है यहां पर बस के लिए? ये वाली जगह खाली बची है बस के लिए। ये वाली जगह खाली बची है बस के लिए। अब चूंकि दिल्ली बस से आदमी जा नहीं सकता, मना किया है ना कि देखो दिल्ली बस से नहीं जा सकता, मतलब दिल्ली यहां नहीं आएगी, दिल्ली यहां नहीं आ सकती, और नाव से भी दिल्ली नहीं जा पाएगा व्यक्ति, तो दिल्ली इन दोनों जगह नहीं आएगी। तो बताओ दिल्ली फिर कहां आनी चाहिए? दिल्ली आनी चाहिए यहां पर। ये हो गया दिल्ली। ठीक, ओके। अब चेन्नई भी बस के साथ नहीं आ सकता यहां पर, तो फिर चेन्नई कहां आना चाहिए? चेन्नई आना चाहिए इस तरफ, क्योंकि चेन्नई बस के साथ नहीं आ सकता। अब केवल एक ही शहर बचा है, कौन सा? हैदराबाद। तो हैदराबाद बचा है, तो हैदराबाद आ जाएगा इधर। ये रहा हैदराबाद। ये बन गया आपका पूरा टेबल कंप्लीट। क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। देखो क्वेश्चन का आंसर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, एस ने खालिस्तान की यात्रा किससे की? मतलब कुल मिलाकर के बताना कि एस ने कहां की यात्रा की और किस माध्यम से यात्रा की। तो एस ने चेन्नई की यात्रा की, और वो भी किससे? नाव से। ठीक है, तो चेन्नई और नाव का कॉम्बिनेशन अपने को दे रखा ऑप्शन बी में। ये हो गया अपना आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, स्थान और परिवहन का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? नंबर 1, कोलकाता और बस। क्या आपको इसमें कोलकाता के साथ में बस दिख रहा है? नो, कोलकाता के साथ तो विमान है, यानी ये पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा, दिल्ली और विमान का कॉम्बिनेशन है क्या? नो, दिल्ली और ट्रेन का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट, बैंगलोर और ट्रेन, बैंगलोर और कार का कॉम्बिनेशन है, बैंगलोर ट्रेन नहीं है। चेन्नई और नाव, एब्सोल्युटली। एस ने यात्रा की चेन्नई की, और वो भी किससे? नाव से। तो जो भी व्यक्ति चेन्नई गया वो किससे गया? नाव से गया, तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समझ गए ना? तो ये थी पजल जिसको हमने हल किया। ओके फ्रेंड्स, तो मैं समझता हूं कि ये जो पजल के हमने 6-7 क्वेश्चन हल किए हैं, आपको आइडिया हो गया होगा कि पजल के क्वेश्चन को हमें किस ढंग से हल करना है। देखिए एक चीज़ क्लियर है कि पजल का जो भी क्वेश्चन होता है वो अपने आप में एक नया क्वेश्चन होता है। कुल मिलाकर के आपको उस डेटा को सही ढंग से समझना है, चीज़ों को सही तरीके से कनेक्ट करना है, क्रॉस चेक करना है, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से उस इंफॉर्मेशन को अरेंज करना होता है। अगर आपने उसको अरेंज कर लिया तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, जब भी पजल आएगी तो कम से कम उस पजल पर आधारित 2 से 3 क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको उस पजल को अरेंज करना होता है। और एक बार पजल सही अरेंज हो गई, तीनों क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के इस बात पे निर्भर करता है कि आप पूरे पजल के डेटा को किस तरह से प्रोसेस करते हो, आपका दिमाग उसको कितना जल्दी समझ लेता है, याद रखता है, चीज़ों को लॉजिकली कनेक्ट कर लेता है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए और इन क्वेश्चंस को हल करना आपके लिए जो है ईजी हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था फिर आज की क्लास में। तो समझता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, एंजॉय किया होगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।